गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम डिस्कस कर रहे थे SSC 2019 प्रीलिम्स जो अभी मार्च 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। उसमें पूछे गए सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूं। जैसे कि एक चैप्टर उठाया हमने, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी चैप्टर हैं ये अपना पिछले 2 सेशन थे वो DI के थे। आज ये अपना आखिरी सेशन रहेगा इन पेपर्स का। इसके बाद आपको वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर इनकी PDF मिल जाएगी। आप एक एक पेपर उठाएं। जैसे 3 मार्च का आपने पेपर उठाया, पहली शिफ्ट उसको अटेम्प्ट करें, फिर दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, कुल मिलाकर के आपको 18 पेपर देखने हैं अटेम्प्ट करके कि आप में क्या इंप्रूवमेंट रहता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का अपना कारवां क्वेश्चन नंबर 32 से। और कल से अपना नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। नया चैप्टर क्या स्टार्ट करें एक बार कमेंट करके जरूर बता दें आप। देखना 32 में इसने क्या कहा कि आपके पास एक टेबल गिवन है। इसमें इसने क्या कहा, दी हाइट्स ऑफ सम गर्ल्स इन अ स्कूल वर नोटेड एंड द डेटा ऑब्टेन्ड आर एज शोन इन द टेबल। कोई स्कूल है, उसके अंदर गर्ल्स हैं, उनकी हाइट को मेजर किया गया है। टेबल रीडिंग का सिंपल सा तरीका, आप हाइट के सामने देखोगे तो जैसे 125 से 30, 130 से 35, 35 से 40 ये चल रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो 12, 16, 20 इस हिसाब से चल रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि टेबल आपको रीड करनी आती है या नहीं आती है, तो जैसे एक डेटा दिया है इसने 15 क्या है, तो आप कहेंगे कि 15 उन गर्ल्स की संख्या है जिनकी हाइट 145 से 150 सेंटीमीटर है। चलो ये तो होगी रीडिंग, सिंपल सी है भाई, सिंगल सी है, आपकी DI है। अब इसने क्या कहा कि कितनी लड़कियों की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 150 से कम। तो देखना जरा 135 से ऊपर तक और 150 से नीचे सारा डेटा लेना है। 135 से 40 की जो रेंज है, तो इसका मतलब इन लड़कियों की हाइट या तो 135 होगी या इससे ज्यादा होगी। कितनी है ऐसी गर्ल्स? 20। फिर 140 से 45 भी लेना पड़ेगा, ये 29 है। इसके बाद 145 से 150 यहीं तक हम लेंगे, क्योंकि 150 से अगले वाला जो पार्ट है फिर वो अपनी रेंज को क्रॉस कर जाएगा। तो असल में देखा जाए तो आपको एडिशन करना था 20 + 29 + 15। जैसे ऐड करोगे 20, 29, 49 में 15 जोड़ दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 64। तो ये यहां से हमारा हो गया रिजल्ट। इस पर्टिकुलर सवाल को आप वर्बली कर सकते थे। चलिए भाई अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। सवाल नंबर 33, लैंग्वेज को रीड करें। इस बार SSC प्रीन में ऐसा भी हुआ था कि एक ही पेपर में एक DI या एक टेबल दे करके उसके बेसिस पर कई बार तो क्या हुआ 3 या 4 सवाल भी पूछे गए। कुछ पेपर्स में ऐसा भी हुआ कि एक टेबल दी, एक सवाल बनाया, फिर दूसरी अलग टाइप की टेबल दी, फिर सवाल बनाया, जैसा कि आपके सामने चल रहा है। दूसरी टेबल अपने पास आ गई। देखना जरा, एक टेबल है आपके पास, इसमें 50 परिवारों का मासिक वेतन ये आपको दिया गया है, मतलब इनकी मंथली सैलरी। रीड करते हैं भाई टेबल का मतलब क्या है। सैलरी इन रुपीज, सामने जो बात लिखी हुई है 25,000 से 30,000, फिर 30,000 से 35,000, आगे तक ये मामला चलता गया और 45,000 से 50,000 तक की रेंज है। नंबर ऑफ फैमिलीज की बात की तो नीचे नंबर ऑफ फैमिली आपको दे रखी है 6, 12, 9, 19, 4। ये तो डेटा बहुत आसान है, रीड करने में कोई समस्या नहीं है। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। क्या कहा कि कितने परिवारों में मासिक वेतन 40,000 रुपए से कम है। तो किस किस को काउंट करोगे? 25 से 35, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो 40,000 की रेंज को क्रॉस कर गया। तो सीधे सीधे क्या करते भी 6 और 12 18, 18 में 9 जोड़ दिया तो 27। ये अपना रिजल्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें SSC जब भी कभी एक ही DI दे करके
आपको एक ही सवाल पूछता है। वो जितनी भी डीआई अब तक पेपर में पूछी गई हैं वो सारी की सारी आसान रहती हैं। तो एग्जाम में ऐसा नहीं सोचना है कि डीआई है मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, नहीं, वो सिंगल टाइप की आपको दिखेगी, या फिर जिस भी डीआई को आप आसानी से रीड कर लेते हैं तो वो डीआई ऑटोमेटिक आपकी इजी हो जाती है। चलिए भाई सवाल नंबर 34 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 34, क्वेश्चन नंबर आपका 34। लैंग्वेज को रीड करें जरा। 34 इस पर कई सारे सवाल रहेंगे अपने। देखना, एक टेबल है, टेबल के अंदर अलग अलग टाइप की फसल आपको दे रखी है, क्रॉप्स हैं, और इनका प्रोडक्शन बता रखा है इसने, किसमें, टन में। 2015 से लेकर 19 तक का ये आपको डेटा दिया गया है। इस टेबल को ध्यान से आपको पढ़ना है, कुछ सवाल पूछे गए, उनके जवाब देने हैं। थोड़ा सा रीडिंग की तरफ जाते हैं तो देखो ईयर दे रखा आपको ऊपर की तरफ, ईयर के नीचे क्या दे रखे हैं आपको, 2015, 16, 17, 18, 19। तो ये कौन सा साल था, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ। फिर राइट साइड में आपका चल रहा है क्या, राइस, व्हीट, सुगर केन, बार्ले और मेज। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आती है यहां से, देखो ये जो एग्जाम्स होती हैं जितनी भी, जिनके अंदर ये जीके आता है, जीके में भी स्पेशली आपका साइंस वाला पोर्शन आता है, उनमें इनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। हम जिस जमाने में पढ़ते थे उसमें तो 10th क्लास के अंदर ये चलता था, कुछ 4 थे मेरे ख्याल से, 4 के नाम चला करते थे। राइस था आपका, तो इनके नाम क्या होते हैं भाई, राइस का क्या लिखते हो, ओराइजा सिटाइवा, और गेहूं या वीट की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, ट्रिटिकम। सुगर केन हमारे नहीं चलता था, लेकिन ये सैक्रिन से रिलेटेड कुछ होता है, मिठाई मीठे से रिलेटेड होता है, तो ऐसा सा इसका कुछ नाम होता है। बार्ले भी हमारे नहीं चला करता था, इसका नाम शायद होडियम से रिलेटेड कुछ होता है। और मेज या फिर मक्का आपका, तो इसका नाम जिया मेज होता है। एक बाजरा भी चला करता था, बाजरे का जो नाम था हमारे टाइम में पेनिसिटम टाइफोइडिस हुआ करता था। आजकल मैंने एक बार सर्च करके देखा तो कुछ डिफरेंट ही नाम आता है। ठीक है, खैर मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो 4-5 कॉमन फसलें होती हैं, बहुत बार एग्जाम में इनके साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो मुद्दे की बात करते हैं। सवाल क्या पूछा आपके पास, इसने क्या कहा कि जो बार्ले है, जो के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन के बीच अंतर कितना है, और वो भी टन में। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भी जब भी कभी ऐसा आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं जो का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो हमें फाइंड करना है। टोटल हमारे पास 5 साल है। जो का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद चावल का निकालेंगे, तो जो मतलब आपका बार्ले। देखना जरा, इसका एडिशन आप करोगे, बार्ले में क्या करना आपको, 975, 825, 700, 625, 775, इनका एडिशन करना है। एडिशन आसान है, देखो 75 और यहां पर 25 ऊपर वाला ऐड कर दोगे 100 बन गया। नीचे भी देखो 25 और 75 है, ये भी क्या बन गया आपका 100। तो 100 की वजह से 2 जीरो आ गए, और लेफ्ट साइड में एक एक करके 2 कैरी चले गए। तो 9 और 2 11, 11 और आपका 8 19 हो गया, 19 7 26, 6 32, 32 और 7 आपका 39। कितने साल हैं भैया आपके, 5 साल है। 5 साल के अंदर इनका एवरेज निकालोगे तो 7 बार डिवीजन चला गया यहां से, 7 5 35, 4 बचा 8, और ये आपका 0 लिखा जा सकता है। चलो भाई, अगला जो पार्ट है हमारा वो है राइस, चावल। चावल का भी एवरेज निकालना है। चावल की बात करें तो देखो, डेटा जब सीधे सीधे आपको दे रखा होता है तो आपको, और एक बात और समझाई थी कि जब इनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है तब आप जो डेविएशन वाला मेथड है उसको अवॉइड कर दे, एडिशन वाला प्रीफर करें। डेटा में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, वहां पर हमेशा ही डेविएशन वाले मेथड को काम मिले। तो यहां से देखना, राइस में एडिशन कर रहा हूं मैं ऊपर से नीचे तक, 415, 520, ये वाली जो लाइन है सबसे पहले इसमें एडिशन करोगे तो यूनिट डिजिट देखना, 5 10 और 5 15, कैरी 1, 1 1 2 2 4, 4 8 12, 12 13 14, कैरी फिर से 1 आ गई, 4 1 5 10 15, 15 में 12 जोड़ा, कितना आ गया आपके पास 27। 5 साल है तो 5 का डिवीजन, 5 का डिवीजन 5 बार चला गया, 2 बचा, फिर डिवीजन 4 बार चला गया, फिर आपके पास 4 बचा, फिर डिवीजन 9 बार चला गया। ये निकल के आया।
इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, यही आपसे बात पूछी गई है। तो अंतर ले लो भाई, 0 में से 9 चला गया, 10 में से 9 चला गया 1, ये 5 बन गया, तो यहां से 3 और ये आपका 2। तो एग्जाम की अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो एग्जाम में ये वाली बात कोई लिखने लायक नहीं थी, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाया है। सीधे सीधे क्या करते आप एडिशन करते। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, कभी भी डीआई को पेपर पर प्रिंट करवा के ना सोल्व करें। वहां पर बच्चा क्या करता है, जैसे आपके सामने डीआई आ गई ये वाली पेपर के ऊपर, पेपर पर उसने कोई भी टेबल वगैरह बना रखी है, तो स्टूडेंट क्या करता है, इनको इजी वे में ऐड कर देता है यहीं का यहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता उससे। लेकिन आप सोच करके देखें, सारी की सारी जो आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन होती हैं। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है। डीआई को हमेशा ये मान के चलो कि डीआई या तो मोबाइल में आप देखोगे या फिर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है उसके अंदर आप देखेंगे। डीआई का कभी भी प्रिंट आउट नहीं निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकलवाओगे, यहां अजीब टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में वो स्क्रीन पर दिख रही है, अब वहां कंफर्ट फील नहीं कर रहे। तो इसका मतलब जैसे एसएससी के अपने पेपर चल रहे, इन्हीं की बात करो तो प्री में 3 से 4 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं। मेंस में आपको लगभग 6 सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप पहले से ही ये प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आप उस बच्चे कंपैरिजन में काफी सारी लीड ले जाएंगे। जो बच्चा क्या करता है, स्क्रीन पर देखता है, उनको साइड में उतारता है, फिर ऐड करता है। तो एक बात बताओ, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर देते हैं, इसी पर बेस्ड है। सवाल नंबर हमारा 35। लैंग्वेज को रीड करें भाई, क्या आपसे पूछना चाह रहा है एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। और आजकल क्लासेस को देखना ही बंद कर रखा है, क्या चक्कर है भाई। देखना 35 नंबर का जो सवाल है, इसमें देखो इसने क्या कहा, पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने के मतलब जो शुगर कैन है, शुगर कैन के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे पहले जाओ शुगर कैन पर, ठीक है भाई। अब देखो इस सवाल में आपको कुछ चीजें नई हैं जो सीखने को मिलेंगे, क्लियर। शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन 2015 में प्रोडक्शन हुआ 1000 टन का, फिर 1120, फिर 1250, 1325, फिर 1450, ये प्रोडक्शन चला। अब वो कह रहा कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में कौन से वर्ष में प्रोडक्शन ज्यादा प्रतिशत हुआ। जैसे इसने ऑप्शन दिए 16, 17, 18, 19, तो देखो 2015 के बेसिस पर आप 16 का कंपैरिजन करोगे, 2016 में इतना हुआ था, 17 में इतना हुआ था, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। ऐसे ही मान लो 2018 में कुछ है, 2019 में कुछ हुआ, तो इसके बेसिस पर कितना बढ़ा वो आपको परसेंटेज में बताना है कंपेयर करके। और सीधा सा सवाल इसने पूछा कि कहां पर ये जो परसेंट वैल्यू है ये मैक्सिमम है। अब काम की बात सुनो, 2015 के बेसिस पर अगर मैं कंपैरिजन करूं 2016 में, पिछले साल की तुलना में बता रहे हैं यहां पर, 1000 से 1120 हुआ। 1000 और 1120 की तुलना कर रहे हो तो दोनों का जीरो गायब कर दो, 100 से कितना हो गया भाई 112। 100 के बेसिस पर ही आपको बताना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज कितना आया है आपका 12% लिखा जा सकता है। अब देखना मैं फिर से कंपैरिजन कर रहा हूं किसका, 1120 और 1250 का। मेरे पास कितने साल हैं, 2016 है, फिर 17, फिर 18 और फिर 2019, ठीक है। यहां से देखो फिर से वही काम करना, चीजों को जितना आसान कर सकते हो करिए। 1120 और 1250 दोनों का एक एक जीरो गायब कर दो, 10 का डिवीजन कर दिया या इनका रेशियो ले लिया। 112 से प्रोडक्शन 125 हो गया, कितने का इंक्रीज हुआ भाई 13 का। किसके बेसिस पर, 125 के बेसिस पर लिखा जा सकता है। अगले में देखना जरा, 125 से 132 कितने का इंक्रीज हुआ भाई, देखो 1250 है और 1325 है, दोनों में एक एक जीरो लगा दो, सॉरी 10 का डिवीजन कर दो, तो 125 से 132.5 आया। कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे कि ये लगभग 7.5 का इंक्रीज हुआ। एक बात बताओ, यहां 12% आ गया, 100 से 112, 125 से सिर्फ 7.5 का इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में तो ये वैल्यू और डाउन जाएगी। रीजन, कंपैरिजन कहां से कर रहे हैं, 125 के बेसिस पर, तो इसका मतलब ये ईयर तो ऑटोमेटिक ही साबित हो गया कि इससे तो डाउन ही रहेगा।
क्लियर है। अब यहां पर जिन बच्चों के कॉमन सेंस में परसेंटेज नहीं है, कॉमन सेंस में परसेंटेज नहीं है, उन बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि वो इन सारी चीजों को डील करके देखते हैं, एक एक करके निकालेंगे, फिर उसका समाधान करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका एक्सट्रीम टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अच्छा इस वाले में देखो नीचे गलत लिख दिया था ना, 13 का इंक्रीज हुआ किस पर, 112 पर। चलो अगले वाले में फिर देखना 132.5 से 145 तक की बात है, 12.5 का इंक्रीज हुआ, लेकिन 12.5 का किस पर हुआ, 132.5 पर। तो एक बात बताओ, 100 पर 12 का इंक्रीज आ गया था, 132 पर 12.5 का आएगा तो परसेंट वैल्यू तो 12% से ऑटोमेटिक डाउन चली जाएगी। चेक एक छोटा सा पार्ट आपको करना था, यहां भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएं कि जब हम यहां से यहां चेक कर रहे थे 2016 से, तो हम 100 का 112 के साथ रिलेशन निकाल रहे थे, तो आपको साफ साफ इंक्रीज कितने का दिख रहा था, 12 का। यहां पर इंक्रीज 13 का है, लेकिन किसके बेसिस पर, 112 के बेसिस के ऊपर। चलो वैल्यू एक बढ़ी है, लेकिन बेस वैल्यू जहां से कंपैरिजन कर रहे हैं वो तो 12 बढ़ गई। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो भाई, इसको सोल्व कर लो, 100 से गुणा कर दें, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना जरा डिवीजन कितनी बार चला गया आपका, 10 बार। कितना बचा, 10 बार डिवीजन होगा 1120 बन जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, 180। 180 हो गया, लिखा जा सकता है। एक मिनट, हाँ 10 बार चलो वापस से बताता हूं, देखना 130 में 112 का डिवीजन चला गया, डिवीजन एक बार हो गया, अपने पास कितना बचा, 18। 18 में फिर से डिवीजन करोगे 112 का एक ही बार गया, 11 पॉइंट कुछ आया, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला, ठीक है। अब फिर से देखो, मैं आपको एक बात वापस एक्सप्लेन करता हूं, एग्जाम हॉल में इस हिसाब से इन सवालों को एकदम लिख लिख करके सोल्व नहीं करते। पहला तो क्या करो, डेटा को कुछ इस टाइप से कन्वर्ट कर दो कि रेशियो में भी अगर आप वैल्यू लेकर के चलेंगे तो भी आपको पता परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज बता सकते हैं। तो मैंने 1000 और 1120 के कंपैरिजन के लिए 10-10 का भाग दे दिया, 100 से 112 कितने का इंक्रीज आ गया भाई, 12% का। फिर मैंने देखा 112 से 125 जा रहा, दोनों के जीरो गायब कर दिया, इंक्रीज 13 का हुआ है, लेकिन 13 का 112 पर हुआ है, तो परसेंट वैल्यू निकालोगे वो मस्ट है 12 से तो कम आएगी। हाँ यहां पर अगर वो परसेंट वैल्यू मान लो इंक्रीज आपको 112 से 125 जाता, क्लियर है, अगर ये 112 से 126 चला जाता तो हो सकता हमें चेक करना पड़ता लिख करके, क्योंकि सीधे बात पकड़ में नहीं आती। 125 से 132.5 चला गया, ये तो साफ साफ नकली बात होगी कि 7.5 का इंक्रीज ही हुआ है, पहले तो इंक्रीज ही 12 का नहीं हुआ है, और दूसरा इसकी बेस वैल्यू 125 है, उसके बेसिस पर परसेंटेज बताओगे तो 7.5 की वैल्यू परसेंट में निकल के आएगी, वो 5% के आसपास आएगी। अगले में 12.5 का इंक्रीज है, लेकिन बेस वैल्यू कितनी होगी भाई, 132.5, तो वो ऑटोमेटिक हट गया। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चों के ऊपर से भी चली गई होगी बात किन के ऊपर से चली गई होगी, जिनके परसेंटेज कॉमन सेंस में नहीं है, या मैं यूं कहूं कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के सवाल करना जानते हैं, वो बच्चे यहां पर कंफर्ट फील नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि एग्जाम में डीआई का ये सवाल बहुत ज्यादा टिपिकल आ गया था। देखो मैं भी मानता हूं कि कुछ सवाल बिल्कुल कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन आप कम से कम पूरी की पूरी अप्रोच तो सीखें। अब ये सीजीएल 2019 जो अभी मार्च 2020 में कंडक्ट करवाया गया था, उसका प्री का सवाल है। अब इसको आप चारों ही चीजों को लिख लिख करके चेक करेंगे तो भाई आपसे ज्यादा टाइम और किसका होगा, क्लियर है। एक सवाल सोल्व करोगे, 4 आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेटर है कि आप इन डीआई के सेशंस को तो देखें, एसएससी का बच्चा देखना ही नहीं चाहता, देखता कौन है, सिर्फ बैंक का बच्चा डीआई को देखता है। एसएससी वाला तो सोचता है कि नहीं मैं कर लूंगा, एक आधा सवाल छोड़ भी दूंगा तो कोई समस्या नहीं है। छोड़िए, कोई समस्या नहीं है, सवालों को कई सारे सवाल भी छूट जाएंगे इस चक्कर में, जबकि ये सेक्शन आपका बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो। चलिए भाई, सवाल नंबर 36 की बात करें। अब आजकल एक तो ये सीन हो गया है कि हर स्टूडेंट ने इधर उधर करके चीजें आधी अधूरी कहीं से पढ़ी, आधी अधूरी कहीं से पढ़ी। अब उस बच्चे को ये चाहिए कि टीचर जो है वहां से पढ़ाए जहां तक उसका नॉलेज है, उससे आगे तक। तो ऐसा संभव कैसे होगा भाई, और डीआई वाला सेक्शन तो बड़ा ही टॉर्चर होता है।
कैशलेस डीआई जब स्टार्ट करेंगे बैंक पीओ की, तो अटेम्प्ट करके देखना, उसमें बच्चे टॉर्चर हो जाते हैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पर। चलो देखना सवाल में क्या कहा कि वर्ष 2015 के मुकाबले 2019 में मक्का या फिर मेज की प्रतिशत वृद्धि। देखो 2015 में मेज पर चले जाओ, कितना है 490। 2019 सबसे आखिरी साल 840, कितने का इंक्रीज हुआ 490 से 840। 500 से 840 कितनी दूरी पर है 340, 10 इधर वाला भी 350 का इंक्रीज। किस पर भाई 490 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। 7 से काटोगे तो 5 बार 7 बार। 500 में डिवीजन, 50 में डिवीजन 7 बार 49, एक बचा, फिर एक बार डिवीजन 3 बचा, 71.4। तो अपना ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है भाई, अपना ऑप्शन डी मैच खा रहा है। ये सवाल ऑटोमेटिक आपका आसान था। चलिए भाई इसी डीआई पर एक सवाल और अपना, क्वेश्चन नंबर 37। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, तो सोल्व कर सकते हो, वैसे तो इजी से ही सवाल है। सवाल नंबर 37, रिप्लाई करने की कोशिश करो, क्या बात बन रही है या फिर नहीं बन रही। देखो इसने क्या कहा, टेबल में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन कितना है, वेट की बात कर रहा है। तो एडिशन करने का एक तो ये सीधा सा तरीका, देखो यहां पर वेट के जस्ट नीचे जाओगे तो 2500, 4218, एडिशन करना जरा। 18 और 82 कितना हो गया 100, 2 जीरो लग गए सीधे सीधे, एक कैरी आ गया, ऐड करना। 5 1 6 2 8 4 12, 12 में 8 जोड़ दिया, आपका कितना हो गया 20, 2 कैरी। 4 2 6 2 8, 8 में आप जोड़ोगे 8 3 11, 11 में आपने जोड़ा 7, तो ये कितना आ गया 18। डिवीजन कितना 5 का, 5 साल है। डिवीजन करोगे तो डिवीजन 3 बार हो गया 15, फिर 6 बार हो गया, फिर 0 0, तो रिजल्ट कितना हो गया 3600। तो ये सिंपल सा काम है। एडिशन जरूर सीखें भाई, एडिशन जिस बच्चे को आना स्टार्ट हो गया, स्पेशली एसएससी के अंदर उसका काम दौड़ जाएगा। और कुछ चीजें और हैं, जैसे डेविएशन का मेथड हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये सारी चीजें भी अगर आपको आनी स्टार्ट होगी तो डीआई आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। चलो 38 में इसने क्या किया है, चेंज किया है डेटा। देखना क्या कहा, डीआई को प्रॉपर मैनर में रीड करते हैं कि 5 वस्तुएं हैं आपके पास, ए बी सी डी और ई। इनकी आवश्यक मात्रा दी गई है किसी पर्टिकुलर महीने में। एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया है, तालिका का आपको अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अब देखना जरा कमोडिटी या फिर जो वस्तुएं हैं उनके जस्ट नीचे देख रहे हो तो ए बी सी डी ई, ये 5 आपकी कमोडिटी या वस्तुएं हैं जिनके नाम आपको दे रखे हैं। इसके जस्ट राइट साइड में क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर मंथ की बात कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी की जरूरत होती है हर महीने, किसमें, केजी में। तो ए की 15 केजी, बी की 20 केजी, सी की 12, फिर डी की 40, ई की आपकी 8 केजी। इजी बात है। उससे अगला जो पार्ट है उसमें जाओगे तो रेट केजी पर केजी की बात कर रहा है, रुपीज में दे रखा है। कौन सा साल, 2016। 2016 में ए वस्तु की जो कीमत थी वो थी 60 रुपए प्रति किलो, बी की 50 रुपए प्रति किलो। उससे भी राइट साइड में जाएं तो इसने क्या कह रखा है कि 2019 के अंदर ए वस्तु की कीमत थी 80 रुपए प्रति किलो, बी की थी आपकी 60 रुपए प्रति किलो। क्लियर है। चलो भाई अब रीडिंग मेरे ख्याल से इजी है इसकी। जैसे मैं आपसे पूछूं 2016 वाली लाइन में नीचे 75 है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 75 का मतलब है वर्ष 2016 में डी की क्या रेट चल रही थी पर केजी। ये रीडिंग है। तो डीआई की इस वाले पार्ट की रीडिंग एकदम आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल पर आ जाते हैं। क्या कहा कि वर्ष 2019 में ए और डी वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात क्या है। 2019 में ए पर उसने कितना खर्चा किया, 2019 में ही डी पर उसने कितना खर्चा किया। तो चलिए 2019 की बात करते हैं। तो सबसे राइट साइड में 2019 है, कितने केजी है आपका, तो ये वाला पार्ट इधर आपको दिख ही रहा है। ए की बात कर लेते हैं हम लोग। ए की एक बात बताओ, क्वांटिटी कितनी है भाई, 15 किलो। 2019 में ए की रेट कितनी चल रही है आपकी, 80 रुपए प्रति किलो। इसका अनुपात डी के साथ बताना है।
डी की कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको? 40 किलो। और रेट क्या चल रही है 2019 में? 85। चलो 40 से ये कट गया 2 बार, 5 से काट दोगे इसको तो यहां 3 आ जाएगा, 5 से काटोगे 17, 5 85, ये कट चुका है। तो रेशियो कितना आ गया? 6:17। एकदम आसान सा सवाल था, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं था इस पर्टिकुलर सवाल में। चलिए 39 की बात कर देते हैं। सवाल नंबर 39, लैंग्वेज को रीड करें। और ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर करके बताया करें। आपको वाहियात लगते हैं तो भी कमेंट करें कि सर बड़े वाहियात हैं, अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट किया करें एटलीस्ट। 2016 से 2019 तक कमोडिटी डी की दर में वृद्धि प्रति किलोग्राम का प्रतिशत क्या है? ये तो सिंपल सी बात कह रहा है भाई। 2016 से 2019 तक कमोडिटी डी की अगर मैं बात करूं 2016 में पर केजी रेट कितनी चल रही थी? 75। सामने देखो उसके बाद पर केजी रेट अपनी क्या हो गई भाई? 85। कितने का इंक्रीज हुआ भाई? 10 का। 10 का इंक्रीज किस पर हुआ? 2016 में 75 था, प्रतिशत में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 3 बार, 40 में 3 का डिवीजन करते हो तो 13.33% हमारा निकल के आ जाता है रिजल्ट। बात करें सवाल की, सवाल एकदम आसान था। 40 नंबर पर आ जाओ। ये सवाल आप खुद भी ट्राई किया करें, कमेंट करते रहा करें साथ साथ के अंदर कि आपसे बना या नहीं बना। चालीस नंबर में देखना क्या कहा कि वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में वस्तुओं बी और सी पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 2016 में बी और सी पर कुछ खर्च किया गया था, 2019 में बी और सी पर कुछ खर्च किया गया था। 2016 में जितना खर्च किया गया उससे एक्स्ट्रा कुछ 19 में भी खर्च किया गया है। तो इन दोनों का असल में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो बात हमें कौन से साल की करनी है? 2016 एंड 2019। और किसके लिए? बी और सी के लिए कंबाइंड। अब बात को अंडरस्टैंड करना भाई। 2016 की बात कर लेते हैं। बी की क्वांटिटी 20 किलो, रेट कितनी है आपकी? 50। तो 50 गुणा 20, 1000 रुपए तो यहां पर अपने खर्च हो गए। क्लियर? फिर देखना सी पर आप देखोगे तो 12 गुणा 35 आ जाएगा, 12 गुणा 5 60, 12 3 36, 36 में 6 जोड़ोगे 42। तो यहां से जितना भी खर्चा किया गया है वो 1420 रुपए हो गया। सी की 2019 की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी तो सेम ही मेंटेन है, बी का 20 किलो और सी का 12 किलो। रेट कितनी भाई? 60 और 40। तो 60 गुणा में 20 कितने रुपए? 1200 रुपए तो बी पर हो गए। और 12 इंटू 40 करोगे तो 480 आपके हो गए सी पर। टोटल कितने का खर्चा हो गया भाई? 1680 का। इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। तो 20 80 में से चला गया 60 और 16 में से 14 गया तो ये आपके पास 2। तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 260। कैटेगरी इस सवाल की भी आप कह सकते हैं कि आसान है। चलिए 41 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 41। लैंग्वेज को रीड करें पहले तो, और अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 41। और जितने भी पिछले 2 सेशन में जितनी भी आपको बातें बताई हैं उन पर काम करें। एडिशन के लिए भी आपको बताया था कि स्पेशली जो बैंक पीओ के बच्चे हैं उनको क्या करना है, तो उस पर लगे रहें पैरेलल में, और ज्यादा स्पीड अच्छी हो जाएगी। देखना, उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है? 2019 में 5 वस्तुएं। देखना, एक ही बात करें, क्वांटिटी तो 2016 और 19 के लिए आपकी फिक्स चल ही रही है। ए 15 केजी, रेट कितनी आपकी? 80। 15 गुणा 8 120। तो ए पर खर्चा कितना आ गया भाई? 1200 रुपए। बी 20 गुणा 60, तो 20 गुणा 60 फिर से 1200 रुपए। सी की बात करें 12 गुणा 40, 480 रुपए। डी की बात करें 40 गुणा में 85, तो 1 0, 5 गुणा 4 आपका 20, 8 गुणा 4 32, 33 34, 3400 रुपए।
या फिर ऐसा कर सकते हो 85 गुणा 2, 170 गुणा 2, 340 और एक आपका 0। फिर ई की बात करें तो 8 गुणा में 72, 8 गुणा 2 16, 56 और एक 57। सबका एडिशन करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसके अलावा इसको सोल्व करने का। यहां से 6 आ गया, 6 किसी का यूनिट डिजिट दिख रहा है क्या? ए ऑप्शन का दिख रहा है, ये लो। अब ये छोटा छोटा ध्यान करें तो अगला पार्ट आपको सोल्व ही नहीं करना था। एक ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है, एडिशन करने की नीड नहीं होती है। चलिए भाई 42 के अंदर आ जाते हैं। अब ये फिर से कुछ सिंगल डीआई आपकी आई है कि एक आपको टेबल दी गई है, उस पर बेस्ड आपसे एक ही सवाल पूछा गया। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ पेपर में इसने क्या किया, जैसे 4 अलग अलग सवाल बना दिए टेबल पर बेस्ड, कि टेबल बदल दी, एक सवाल बनाया, फिर दूसरी टेबल, फिर एक सवाल। और कुछ पेपर में 3 या 4 सवाल एक ही टेबल से पूछे गए थे। तो दोनों ही संभावनाएं हैं। सिंगल वाली जो होती है, जैसे एक पर्टिकुलर टेबल दी, उस पर बेस्ड एक ही सवाल पूछा है, ये सवाल आसान आते हैं, हमेशा से ही आसान पूछे जाते हैं। देखो इसने क्या कहा, एक चिकित्सा जांच के दौरान एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स की ऊंचाई को एक टेबल है आपके सामने, उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। हाइट्स क्या है देखो, रिप्रेजेंट की गई है लेस देन 175, लेस देन 170, लेस देन 165, लेस देन, ये चल रहा है। क्लियर? अब इसने कहा कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या अधिक है। तो देखो 175 से कम कितने हैं भाई? 175 से कम आपके पास कितने हैं? 40। क्लियर? 165 से कम कितने आपके पास? 165 से कम आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? 25। बात को अंडरस्टैंड करना। इस टेबल में मैंने पीछे जब सवाल करवाए थे, 2 या 3 सवाल करवाए थे, तो स्टार लगवाया था कि यहां से बात को अंडरस्टैंड करो। सबसे राइट में चले जाओ। लेस देन 150 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 150 सेंटीमीटर हाइट से कम के कितने बच्चे? 4। लेस देन 155 के कितने बच्चे? 8। कोई आपसे कहे कि 150 से 55 वाले बच्चे कितने हैं, तो आप कहेंगे 155 से कम वाले 8 हैं, 155 से कम वाले 8 हैं, 150 से कम वाले 4 हैं। तो इस 8 में से इस 4 को लेस करोगे तो कितने बचे? सिर्फ हमारे पास 4। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि 175 से नीचे स्टूडेंट कितने हैं? 40। और 165 से नीचे स्टूडेंट कितने हैं आपके? 25। तो इसका मतलब 165 से ऊपर वाले कितने बचे? सारे के सारे ही। तो 40 में से 25 को आप लेस कर देते तो रिजल्ट अपना क्या आ जाता? 15। ये हमारा यहां से हो गया रिजल्ट। तो आसान है डेटा। अगर आपने ऐसा सवाल पहले कर रखा है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, तुरंत के तुरंत हिट हो जाता है। अगर आपने पहले एक भी बार अटेम्प्ट किया, इस टाइप के सवाल ध्यान रखना, एसएससी कि जितनी भी आपके पास बुक्स होती हैं उनमें ये वाले सवाल नहीं दिए गए, क्योंकि अभी रिसेंट में इन्होंने पूछने स्टार्ट किए हैं। तो मेंस में जायज सी बात है ऐसे सवाल फिर से आएंगे। देखना फिर से एक आपको टेबल दी गई है, 45 कुशल श्रमिकों की दैनिक कमाई को दर्शाती है। क्लियर? स्किल्ड वर्कर हैं, उनकी जो डेली वेजेस है या फिर अर्निंग है उनको रिप्रेजेंट किया गया है। अर्निंग रुपीज में आपको दी गई है। रेंज क्या है भाई? 700 से 800, 800 से 900, आगे तक 1200 से लेकर 1300। एक पर्टिकुलर गैप आपको दे रखा है। नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दे दिए भाई, 700 से 800 कितने कमाते हैं? 4 लोग। 800 से 900 15 लोग। 900 से 1000 10 लोग। क्लियर? अब इसने कहा कि एक दिन में कितने कर्मचारी 1100 रुपए से कम कमाते हैं। ठीक है, तो देखना जरा आप कहां से कहां तक लोगे। 700 से स्टार्ट हो जाओ, 1100 तक जाना है। 700 से 800 आगे, 800 से 900, 900 से 1000, 1000 से 1100, 1100 से ऊपर नहीं जाना। तो 4 डेटा बने, 10 10 20, 20 में 15 जोड़ा, 35 में 4 जोड़ा, 39। ये वाला सवाल एकदम आसान था, कुछ भी नहीं करना था, पेन तक टच नहीं करना था, सीधे ऐड करते और ऑप्शन में चले जाते। 44 में अगेन देखना, फिर से एक आपको पर्टिकुलर टेबल दी गई है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बता दो भाई जल्दी से इसका रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखना, यहां पर फिर से एक टेबल दी गई है। ऐसे छात्रों का प्रतिशत जिनके अंक 40 या उससे अधिक है लेकिन 70 से कम है, उनका आपको परसेंटेज बताना। आप टेबल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्कोर की बात कर रहा है। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 80। यहां तक इसने बात को खींचा।
अब इस टेबल में मैंने फिर कहा था कि भाई ऐसे हमने लगभग पिछला भी एक सवाल छोड़कर एक किया था, इसी पर बेस्ड था। जैसे आपको कहे कि लेस देन 30 मार्क्स के कितने स्टूडेंट हैं, 19। लेस देन 30 के 19 स्टूडेंट हैं। लेस देन 20 के कितने अपने पास, 12 स्टूडेंट हैं। 20 से 30 वाले कितने हैं, तो 19 में से आप 12 को लेस करोगे तो 7 स्टूडेंट। ये इस टेबल की रीडिंग होती है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि 40 या उससे अधिक अंक है लेकिन 70 से कम है। 70 से कम कितने स्टूडेंट भाई, 46। 40 या उससे अधिक बताना, तो 40 से कितने कम है, लेस देन 40। कितने स्टूडेंट आपके भाई, 22। लेस करोगे तो कितने बचेंगे यहां पर, 24। तो इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट 24 हैं जिनके नंबर 40 से तो ज्यादा है लेकिन 70 से कम है। हो गए। लेस देन 80 वाले स्टूडेंट, मतलब आखिरी रेंज आपको कितनी दे रखी है, 80 तक। उससे कम स्टूडेंट कितने हैं भाई, 50। इसके ऊपर कोई रेंज दी, इसका मतलब इसके ऊपर कोई बच्चा नहीं होगा। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, इसका मतलब 50। 50 में से 24 बच्चों के इतने नंबर आए हैं। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 कर दो, या फिर 50 को जैसे ही डबल करोगे 100 बनेगा, तो परसेंटेज में इसका रिजल्ट 24 गुणा 2 48 आ जाएगा, क्योंकि 100 के बेसिस पर हमें कंपैरिजन करना होता है। चलिए भाई 45 में अगेन उसने फिर से टेबल चेंज की। 45 लैंग्वेज को रीड करना जरा। क्या कहा भाई, एक स्कूल में शिक्षकों का बंटन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एज दी गई है ईयर्स में, जैसे रेंज क्या है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये वाले। नंबर ऑफ टीचर्स 2, 3, 5, 2, ये वाला चलता गया। क्या पूछा, 40 साल से कम आयु के जो टीचर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आपको टेबल में शुरुआत से करोगे एकदम, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 वाले नहीं लोगे, उससे आगे के तो लेने ही नहीं है। रीजन, उनकी एज 40 से ज्यादा है। तो 40 से कम वाले में रेंज में 4 कैटेगरी है, एडिशन करोगे 2, 3, 5, 2, तो 5, 5, 10 और 2, 12। ये लो, ये सवाल भी आपका क्या हो गया, वर्बली। आई होप बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 46। लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले तो आप। देखना, इसने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर ईयर की बात चल रही है, एक कॉलेज है, उसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स या फिर संकाय हैं, उनमें स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है। रीडिंग की बात कर लेते हैं टेबल की। साइंस स्ट्रीम की बात करें तो इसमें बॉयज आपको दे रखे हैं, फिर आपको गर्ल्स दे रखी हैं। बॉयज 32 हैं, गर्ल्स आपकी 18 हैं। फिर आर्ट्स स्ट्रीम आ गई, फिर आपकी कॉमर्स आ गई, फिर आपकी वोकेशनल आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, छात्राओं का प्रतिशत है। छात्राओं का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब गर्ल्स वर्सेज में आपको टोटल लिखना पड़ेगा, प्रतिशत में बदलना है, आपको 100 करना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। यहां से सबसे पहले देखो गर्ल्स को काउंट करते हैं। क्लियर है, गर्ल्स 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 4 जगह है। एडिशन करना जब आप स्टार्ट करेंगे तो देखो डेटा देखा आपने कि 18, 45, 42, 30 ऐड करना है, तो 18 और 42 ऐड करोगे 60 आ गया। 60 के अंदर आप 30 जोड़ोगे 90, 90 के अंदर 45 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 135। एक काम आपका आसान हो गया कि गर्ल्स कितनी, 135। अब टोटल फिर से काउंट करने से बेटर क्या, बॉयज को काउंट कर लो। बॉयज कितने हैं, देखो 32, 28, 42, 13। 32 में 28 जोड़ा, कितना आ गया भाई, 60। इजी डेटा है। 60 में अगर आप 42 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 102। 102 में आप 13 जोड़ोगे तो 115। बॉयज 115 आ रहे हैं, देखना जरा, बॉयज 115 है। और 135 और 115 को ऐड करना है, 100 और 100 200, 35, 15, 50, तो टोटल स्टूडेंट 250। ये जो इंप्रूवमेंट है मैंने आपको बताया है, ये जरूर करें आप, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। 50 से काट दोगे 2 बार, 5 बार, 5 से काटोगे 2 बार और 7 बार, 27 गुणा में 2 कितना आ गया आपका, 54%। ये आपका यहां पर हो गया रिजल्ट। चलिए भी सवाल नंबर 47 की बात कर लेते हैं।
ये एडिशन आपको सीखने हैं, प्रैक्टिस किया करें। बहुत सारी जगह से आपको सोर्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के, या फिर जितने सवाल आपको करवाए हैं पीडीएफ आपको कल ही मैंने सेंड कर दी थी, तो वहां से भी आप कर सकते हैं इनको। देखना जरा फिर से, एक आपके पास टेबल चेंज हुई। इसने क्या कहा, निम्न तालिका मोबाइल फोन हैंडसेट की निर्माण अवधि के अनुसार ब्रांड स्वामित्व दिखाती है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज वाइज ब्रांड ओनरशिप ऑफ मोबाइल फोन हैंडसेट्स। अब ये देख करके समझ से ही बाहर हो गया होगा सवाल, ठीक है। तो ये डीआई क्या है, रीडिंग इसकी टिपिकल हो गई कि आपने देखा ब्रांड ए बी सी डी ई, 5 आपको ब्रांड दिए। 1 ईयर ओल्ड की बात करें तो 15, 5, 10, 25, 15। फिर 1 से 2 ईयर की बात करें, फिर 2 से 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर ओल्ड। तो ये सारा का सारा सीन समझ से बाहर हो गया। फिर देखना जरा, एक सवाल आपसे पूछा कि यदि आज कुल 5000 सी मोबाइल फोन हैंडसेट बेचे जाते हैं तो 1 वर्ष से अधिक पुराने कितने हैं। यहां से छोटा मोटा हिंट मिलेगा। कैसे, सी पर जाओ। सी का जो डेटा है देखना, 1 ईयर ओल्ड में 10%, 1 से 2 ईयर ओल्ड में 10%, फिर 2 से 5 में 10%, मोर देन 5 ईयर में 70%। सबको ऐड करना जरा, कितना आया, 100%। ए के डेटा को भी ऐसे ही ऐड करना, 15, 45, 40 ऐड करोगे कितना आ गया, 100%। क्या बात निकली, बात समझना। ए के लिए अगर मैं इस टेबल को समझाऊं तो ए ने जितने भी फोन हैंडसेट बनाए हैं, जितने भी उसने बेच रखे हैं आज तक मार्केट के अंदर, अगर टोटल उसने हैंडसेट 100 बेचे तो 1 साल तक पुराने जो हैंडसेट हैं ए में वो कितने हैं, 15। कुछ हैंडसेट उसने पहले भी बेच दिए होंगे, तो 1 से 2 साल पुराने जो हो चुके हैं मार्केट में वो कितने हैं, ए कंपनी के हैंडसेट 45। 2 से 5 साल पुराने कितने हैं, 40, ठीक है। और उससे ज्यादा की है नहीं, हो सकता है कोई नकली कंपनी हो कि हैंडसेट 5 साल से ज्यादा चल ही नहीं रहा। तो टोटल इसके 100 हैंडसेट होते तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता। सी की बात करें कि सी ने आज तक कुल 5000 मोबाइल सेट बेचे मार्केट में, तो 1 साल से अधिक पुराने कितने हैं। तो देखो 1 साल तक पुराने हैंडसेट कितने हैं, 10%। बचे हुए जितने भी हैंडसेट हैं वो या तो 1 साल 2 साल पुराने होंगे, 2 से 5 साल पुराने होंगे, 5 से ज्यादा होंगे। तो 10% तो आपके ऐसे हैं, बचे हुए 90, काउंट करो तो ठीक है, 10, 10, 70, ठीक है। तो 90%, 5000 का 90% निकाल सकते हो, गुणा कर दो भाई, 9 गुणा 5, 45, साफ साफ दिख रहा है 4500। तो इस पर्टिकुलर डीआई की बात करूं तो मेरे ख्याल से जो बच्चा इसको पहली बार रीड करता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कोई डीआई अगर आपको नहीं भी समझ आती है तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आप इनका एडिशन करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं करके देखें तो आप सवाल को एक बार रीड करके जरूर देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए अभी सवाल नंबर 48 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सवाल नंबर 48। फिर से देखो आपको क्या कहा कि जो टेबल है वो एक कंपनी के वार्षिक लाभ को रिप्रेजेंट करती है। एनुअल जो प्रॉफिट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है कंपनी, और किस में है, ये लाख रुपए में। फिर इस रेंज दी इसने 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस अवधि में हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से आपके सामने यही वाली निकल के आती है कि आप कंपैरिजन करेंगे। 5 आपको गैप दिए गए हैं, 2014-15 इससे पीछे का तो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब इसको तो ऑप्शन में वो डालेगा ही नहीं। तो आप कंपैरिजन क्या करोगे, देखना 625 से लाभ 690 हो गया ना। पहले बेस वैल्यू 2014-15 इसके पीछे का तो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन में है भी नहीं, हो भी कैसे सकता है। 625 से लाभ 690 हो गया। कितने का लाभ हुआ, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चला 65 का लाभ हुआ है। किस पर, 625 पर लिखा जा सकता है। अगले में देखना जरा, 690 से 725 कितने का लाभ हुआ। भाई यहां से देखोगे तो 35 का ही लाभ हुआ है, और यहां पर कितने का था, 65 का। तो लाभ ही कम हुआ है, और जबकि बेस वैल्यू तो और बड़ी हो गई है। 690 पर कंपैरिजन करेंगे, ये बात वैसे ही आउट हो गई। 725 से 775 की बात करें तो एक बात बताना, कितने का लाभ हुआ है, 50 का। कंपैरिजन किसके बेसिस पर होगा, 725 पर। भाई लाभ ही कम हुआ है, कंपैरिजन की वैल्यू भी बड़ी है, तो ऑटोमेटिक आउट हो गया, क्योंकि अब तक लाभ आपको मैक्सिमम 65 मिला है और बेस वैल्यू उसकी सबसे छोटी 625 है।
775 से आप 815 में जाएंगे। लाभ कितने का भाई? 25 और 15 40 का। तो ये लाभ ही डाउन हो गया। तो इसका मतलब यहां पर लाभ मैक्सिमम हुआ, बेस वैल्यू सबसे छोटी है, तो इसका मतलब यहां पर परसेंटेज ज्यादा मिला। कौन सा साल था ये? 2015 से 16। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ये चीजें ध्यान रखें, कुछ बच्चे बिना दिमाग लगाए सोल्व करने लग जाते हैं, इसकी कटिंग करने लग जाते हैं, परसेंटेज में बदलने लग जाते हैं। नहीं, ये वाहियात तरीका है। डीआई की कुछ प्रैक्टिस कर लो। एसएससी वाले भी अपना भला चाहते हैं इंस्पेक्टर बनने के, अगर उनको सपने आ रहे हैं अभी भी, तो कुछ डीआई कर लो, 100 डीआई को अटेम्प्ट कर लो यार, सारा का सारा मामला सोल्व हो जाएगा। हर चीज को ऑब्जर्व कर ले जाओगे, इन सेशंस को देख लो, इतने में ही काम चल जाएगा। चलिए भाई 49 की बात कर देते हैं। सवाल नंबर 49 देखना जरा क्या कहा। टेबल है 2016 से लेकर 2019 तक एक संगठन के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। नीचे ईयर दे रखा है, विभाग कौन से में प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, रिसर्च हो गया। सवाल क्या पूछा है कि इस संगठन के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किस वर्ष में थी। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती, आपसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम लोग कौन से साल में काम कर रहे थे। साल आपको दे रखे हैं 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक है भाई। प्रोडक्शन की बात करोगे तो देखना जरा, हजार सबसे नीचे वाले में है, 940 ऊपर वाले में है। आगे वाला जो डेटा देखते हो मार्केटिंग, कॉर्पोरेट और रिसर्च, आपने क्या देखा, इस डेटा में कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे मार्केटिंग में 130, 146, 160, 150, 50, 60, 70, 75। कॉर्पोरेट में, रिसर्च में भी देखो फ्लक्चुएशन नहीं है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन में लोग कितने हैं? 500। और बाकी जो 3 है, सॉरी, प्रोडक्शन के अंदर 2016 में लोग 500 हैं। इसके आगे 2017, 18, 19 में 940, 1100, 1010 हो गए। तो इसका मतलब ये साल तो हटा ही दो यार, ऐड करके थोड़ा ना देखोगे, पता ही चल रहा है इतने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आगे में कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता नहीं है। 2016 में इंप्लॉय सबसे ज्यादा नहीं थे। चलो 2017 की हम लोग बात कर लेते हैं। 940, तो देखना जरा 2017 और 18 का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। 18 के पास देखना 940 के कंपैरिजन में 60 इंप्लॉय ज्यादा दिख रहे हैं। 146 के कंपैरिजन में 160 है, फिर इंप्लॉय ज्यादा। 60 के कंपैरिजन में फिर 70 ज्यादा। और 140 2017 में है, 2018 में 146 है। तो हमने क्या किया, 2017 और 18 कंपैरिजन किया, इसको आउट कर दिया कि 17 का एक एक लाइन का कंपैरिजन किया, किसमें ज्यादा, जोड़ के नहीं देखना है। फिर से बात को अंडरस्टैंड करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा है नहीं कि मैं आपको कोई टेबलेट पकड़ा दूं, ये टेबलेट ले लेना पानी के साथ सुबह शाम और इससे डीआई स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नहीं, एक एक बात को ऑब्जर्व करो। हर बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी एग्जाम्पल से डीआई को समझाया जा सकता है। यहां पर ये बात आई, इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा क्या करेगा, बिना कोई दिमाग लगाए 2016, 17, 18, 19 सबको ऐड कर रहा है। हमने 2 सालों को खत्म कर दिया सीधे सीधे। 18, 19 का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो 19 के अंदर 18 से 19 की बात करें, प्रोडक्शन में इसके पास 10 ज्यादा लोग हैं। क्लियर है? मार्केटिंग की बात करें तो 18 वाले के पास 10 ज्यादा लोग हैं। तो इसका मतलब यहां पर तो बैलेंस हो गया। कॉर्पोरेट में देखो 2018 में 70 लोग थे, यहां पर 75 हो गए। 19 में 5 ज्यादा और 146, 150 4 ज्यादा। इसका मतलब ये भी आउट हो गया। 2019 आपका करेक्ट आंसर। तो यहां इस सवाल में स्टार लगा लेना कि ये जो सारा का सारा खेल है ये किस पर बेस्ड है, आपका कंपैरिजन पर, तुलना पर बेस्ड है। नई बात ये निकल के आई है कि इन सवालों को ऐसे सोल्व किया जाता है। अगर कोई बच्चा टोटल करेगा, आप खुद सोच के देखें, इतना टाइम किल होगा। और जो मैंने बताया आपको हिसाब किताब, आपने देखा कि प्रोडक्शन में 500 ही है 2016 में, आगे वेरिएशन आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब इसको हटाओ। अगले केस में 2017-18 में आपने कंपैरिजन किया तो देखो 60 ज्यादा हो गए, उसके बाद फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, चारों में ज्यादा, तो 17 को भी हटाओ। 18-19 का कंपैरिजन देखा, प्रोडक्शन में 19 में 10 लोग ज्यादा थे, लेकिन मार्केटिंग में फिर 10 लोग कम थे। तो इन दोनों का तो बैलेंस हो गया। फिर 70 से 75, 146 से 150 दोनों ही जगह आपको ज्यादा मिली वैल्यू। तो आपने क्या किया, सिर्फ टेबल को जस्टिफाई किया
उसको कंपेयर किया, इतने में आपका निकल के आ गया यहां से रिजल्ट। चलिए भाई सवाल नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 में देखना, ये क्या कहा कि एक टेबल है और परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मैक्सिमम जैसे सब्जेक्ट स्टूडेंट दे दिए नीचे, अंकित, अमन, आयुष, रोहित, तानवी, तरुण, मुस्कान। अब इस ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी टेबल में एक तो ध्यान रखें कि कई बच्चे क्या नामों में ही खो जाते हैं कि अच्छा वो अंकित है, फिर अमन है, आयुष है, अच्छा आयुष तो मेरी स्कूल का फ्रेंड था, फिर देखा तानवी, ओहो क्या गजब का नाम है, फिर मुस्कान देखा, कोई पुरानी याद आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखें टेबल जब बहुत बड़ी होती है तो सारी चित्र कलाकारी नहीं दिखानी आपको कि एक एक पढ़ के देख रहे हैं कि नाम तो सही चूज किया है क्या उसने, नहीं। 6 लोग हैं, 7 लोग बताए बस ठीक है उसकी मान लो, फिर 6 सब्जेक्ट बताए उसकी मान लो, मैक्सिमम मार्क्स जो भी है दिख रहा है आपको, पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैथ्स के 150 हैं, केमिस्ट्री के आपके 130 हैं, फिजिक्स के 120 हैं, नहीं, इस सारी चीजों को छोड़ो। टेबल रीडिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजें करके बताई थी कि आप अगर इन चीजों को पकड़ लेते हैं इसका मतलब आपकी रीडिंग ठीक है। टेबल बड़ी सी देखी, समझ आ गया, डेटा नहीं पढ़ना था। सवाल पर आ जाओ। फिजिक्स या भौतिकी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? फिजिक्स पर चले जाओ भाई, तीसरे नंबर पर फिजिक्स है, सबका एडिशन कर दो, 7 का डिवीजन कर दो। एडिशन करोगे देखना फिजिक्स के नीचे 5 5 10 मिला, कैरी 1, 9 8 और 1 9 हो गया, 9 9 18, 18 में 7 जोड़ोगे 25, 25 में 8 जोड़ोगे 33, 33 में 6 जोड़ा 39, 39 में आपने 8 जोड़ा 47, 47 में आपने 5 जोड़ा 52, 520। डिवीजन किसका करना भाई? 7 का। 7 7 49 निकल के आ गया। आपके पास कितना बचा? 3। 7 गुणा 4 आपका 28, 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ऑप्शन सी। ये लो, ये आपका करेक्ट रिजल्ट हो गया। तो कभी भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि टेबल जब आपको बहुत लंबी चौड़ी और बड़ी दे रखी है तो उसमें इस टाइप की कोई भी कलाकारी करने की कोशिश ना करें कि उसमें एक एक बात को आप पढ़ रहे हैं। उसने जो बात दी वो पहली लाइन में आपको समझ आ गई, एक नजर आपने डालकर देखी कि ये लोग हैं, ये सब्जेक्ट है, तुरंत के तुरंत सवाल पर चले जाओ। सवाल के बेसिस पर जिस चीज की आपको नीड होगी आप उसको रीड कर ले जाएंगे। चलिए भाई एक सवाल और देख लेते हैं, सवाल नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। इन सवालों की पीडीएफ मैंने कल शाम को ही अपलोड कर दी थी, वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, तो एटलीस्ट एक बार आप प्रैक्टिस खुद से भी कर देना। देखो इसने क्या कहा, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स। 5 स्टेट की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, किसके बेसिस पर? पॉवर्टी लाइन एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। क्लियर है? पॉवर्टी पर बेस और आपके जो जेंडर होते हैं उन पर बेस इन्होंने पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ए से लेकर ई तक आपके स्टेट है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन ए स्टेट में 15% लोग हैं, बी स्टेट में 25% लोग हैं, ये सिंपल सी बात है। प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? जैसे ए की बात करें 5:3, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर 5 आदमी होंगे, 3 आपकी महिलाएं होंगी। फिर आगे अबो पॉवर्टी लाइन के अंदर फिर देखा मेल और फीमेल, मेल आपके 4 होंगे, फीमेल आपकी 3 होंगी। इस डीआई का लेवल एसएससी के हिसाब से आप थोड़ा सा ठीक मान सकते हो। चलो सवाल पर आते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या 2.5 मिलियन है तो राज्य बी की कुल जनसंख्या कितनी है? अब बात को अंडरस्टैंड करना, राज्य बी की बात कर रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या। अब बात समझना, 2.5 मिलियन है और ये लोग क्या है? गरीबी रेखा से ऊपर। आप स्टेट बी में गए, पहले पॉपुलेशन परसेंटेज बताया किसका? बिलो पॉवर्टी लाइन। चलो आगे चले जाते हैं। अगली बात बिलो पॉवर्टी लाइन है और उससे अगली बात 2:3 है, ये क्या है? अबोव पॉवर्टी लाइन। अबोव पॉवर्टी लाइन की अगर हम लोग बात करें मेल वर्सेस या मैन वर्सेस वुमन की बात करें तो आदमी 2 हैं और महिलाएं कितनी हैं? 3। ये 2 किसको बताता है भाई? 2.5 मिलियन को।
2.5 मिलियन को बताता है। एक की वैल्यू निकालोगे तो 2.5 में किसका डिवीजन करोगे? आपका 2 का। और बिल अबो पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल की टोटल पॉपुलेशन निकालोगे तो वो कितनी है? 5 रेशियो में लिखा। ये सब आपने क्या निकाला? फिर से देखना, आपको उसने कहा कि 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख, 2.5 मिलियन मेल है, अबो पॉवर्टी लाइन है। क्लियर? रेशियो में 2 मेल को बताता है, एक्चुअल पॉपुलेशन 2.5 मिलियन है। एक की वैल्यू निकालोगे, 2 का डिवीजन कर दिया। ये लोग टोटल कितने हैं जो अबो पॉवर्टी लाइन है? 5 लोग हैं, 5 निकाल लिए। अब फिर से बैक आ जाओ, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं, टोटल लोग कितने हैं? 25%। अबो पॉवर्टी लाइन में लोग कितने बचे? फिर 75%। और ये अबो पॉवर्टी लाइन का कंप्लीट डेटा है, 75% को बताता है। तो 75% की वैल्यू ये हो गई। 1% की वैल्यू निकालोगे अपॉन में 75, पूरे स्टेट की पॉपुलेशन निकालोगे, 100% होनी है वो। 75% इसको बता रहा, आपको 100 चाहिए। चलिए भाई सोल्व कर दें। ये पार्ट इससे कट गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 25 से आपने काटा 3 बार, 2 से काटोगे आप 5 बार। 25 में 3 का डिवीजन किया तो 8 सही 8 3 24, 8 सही 1/3 मिलियन। ये यहां से हमारा हो गया रिजल्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ठीक है। इसी पर बेस्ड और भी सवाल हैं, पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी थी, तो घूम फिर करके एक ही टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए इस सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। कल से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर कौन सा होना चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। बाकी चलो देखते हैं अब आपको ये सेशन कैसे लगते हैं। एटलीस्ट ये वाली बात भी आप हमेशा बताएं। अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करके बताएं, अच्छे नहीं लगते हैं तो भी एक रीजन बताएं कि सर ये समस्या इस वजह से समझ नहीं आ रहा। तो एसएससी का जो बच्चा जिसने तीनों सेशन देखे हैं, 51 क्वेश्चन उसने किए हैं, इसका मतलब वो मेंस के लेवल तक की उसकी डीआई सोल्व हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। वैसे भी मैं जल्दी 2018 मेंस के सवाल भी आपको करवा दूंगा। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।